इसी दौरान रत्नेश ने पैसा डबल करने के लालच में जिस आदमी को अपनी पूरी सेविंग्स दे दी थी वो उसे बताता है कि पूरा पैसा डूब गया। आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनते हैं कहानी का तीसरा हिस्सा, अरेंज्ड मैरिज पार्ट 3। बरसते बादलों से ढके आसमान के नीचे लाजपत नगर फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जैम में फंसा रत्नेश याद कर रहा था कि कैसे अपनी सैलरी से छोटी छोटी ज़रूरतों को मार कर उसने वो पैसे जमा किए थे। वो जल्द से जल्द गणेश भाई के ऑफिस पहुंचना चाहता था ताकि आमने सामने बात कर सके, लेकिन इस पूरी कश्मकश के बीच उसे बार बार भावना का चेहरा याद आ रहा था। सिरहाने रखा खत जब उसे मिला होगा तो उसने पढ़कर क्या किया होगा? चीखी होगी शायद बहुत जोर से, या शायद बिल्कुल खामोश हो गई होगी। कुल 45 मिनट के बाद रत्नेश ने जोगाबाई इलाके की एक खस्ता हाल इमारत के बाहर अपनी मोटरसाइकिल साइड स्टैंड पर लगाई। वो ऊपर जाती सीढ़ियों पर हड़बड़ाता हुआ चढ़ने लगा। गणेश भाई! एक 7x10 के छोटे से दफ्तर में जाकर वो चिल्लाया। उसकी दीवारों पर चुटकियों में पैसा डबल या ट्रिपल करने वाली स्कीमों के पोस्टर लगे हुए थे। एक छोटे से काउंटर के उस तरफ एक मूंछों वाला शख्स, उसके इर्द गिर्द कुछ लड़के खड़े थे। अरे क्या हो गया चीते हैं? उसने कहा। क्यों चीख रहे हो? बैठो। अरे चाय लाओ अपने रत्नेश के लिए, उसने आसपास खड़े लड़कों से कहा। गणेश भाई ये गलत है, आपने कहा था कि पैसा डबल हो जाएगा, मेरी जरूरत। अरे ये बिजनेस है और बिजनेस में ये सब चलता रहता है कि नहीं? हम कोई अपने घर थोड़ी लेगा तुम्हारा पैसा। लो पानी पियो, उसने ग्लास बढ़ाते हुए कहा। गणेश भाई आप समझ नहीं रहे, मैंने मोबाइल ऐप बनवाने के लिए 3 लाख एडवांस दिया है, 2 और देना है, वरना पिछले 3 भी डूब जाएंगे। अच्छा कम से कम मेरा 1 लाख तो वापस कर दीजिए प्लीज, बड़ा नुकसान हो जाएगा। गणेश भाई आप समझिए ना। रत्नेश चीखता रहा लेकिन वहां कौन था जो उसकी सुनता। थोड़ी देर बाद उन सीढ़ियों से रत्नेश के चीखने की आवाजें आ रही थीं। गणेश के कुछ गुर्गे रत्नेश को उसकी फटी हुई कमीज से पकड़कर घसीटते हुए नीचे ला रहे थे। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं और उन लड़कों ने रत्नेश को बाइक के पास लाकर फेंक दिया। बारिश और तेज हो गई थी। जमीन पर पड़े रत्नेश की रोती टूटती आवाज बूंदों के शोर में खो रही थी। जिंदगी की सीढ़ियों पर हर पायदान एक इम्तिहान होता है। जो लोग जल्दबाजी में एक एक पायदान छोड़कर चढ़ते हैं वो अक्सर मुंह के बल वैसे ही गिरते हैं जैसे बारिश से भीगी उस सड़क पर रत्नेश पड़ा था। घर का दरवाजा खुला तो रत्नेश के पापा चीख पड़े। अरे ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी? वो पापा वो बारिश में बाइक स्लिप हो गई थी, कुछ नहीं, जरा सी चोट है, कहकर वो लंगड़ाते हुए अंदर दाखिल हुआ। मम्मी पापा ने सवालों की झड़ी लगा दी। उधर दिखाना, हाथ ऊपर करो, इधर तो नहीं है, हड्डी पर तो नहीं लगी? सवाल गूंज रहे थे लेकिन रत्नेश बरामदे में खड़ा कांप रहा था। उसकी नजर सामने रसोई के दरवाजे पर साड़ी का पल्लू सर पर रखकर खामोश खड़ी भावना पर थी। भावना उसकी आंखों में देख रही थी। उसके आंसू गालों पर टपके तो नहीं लेकिन भरी हुई आंखें खामोशी से कई सवाल कर रही थीं। उस फैसले के बारे में जिसे वो एक कागज के टुकड़े पर लिख कर छोड़ गया था। बहू जरा सिकाई कर दो नमक वाले गर्म पानी से इसकी, पापा ने आवाज लगाई और भावना से कहा। जाओ बहू अंदर ले जाओ इसे। नहीं मैं चला जाऊंगा, रत्नेश हड़बड़ाया। नहीं सच में ठीक हूं मैं। अरे रुको, पैर स्लिप हो जाएगा, पापा ने झिड़क कर कहा। बहू कंधे से संभालो इसे, जाओ और ठीक से सिकाई कर देना पीठ और पसलियों पर। जिंदगी अक्सर हमें उन्हीं गलियों में ले आती है जहां से हम कतरा कर निकलना चाहते हैं। उस खामोश कमरे में कुर्सी पर नंगी पीठ बैठे रत्नेश के पास लफ्ज नहीं थे। होते तो वो अपना फैसला कागज पर लिखकर नहीं जाता। कमरे में गहरी खामोशी थी, इतनी गहरी कि रत्नेश को पीछे खड़ी भावना की सांसें सुनाई दे रही थीं। वो कुर्सी के पीछे खड़ी गर्म पानी के भगोने में कपड़ा डुबोकर निचोड़ती हुई जब रत्नेश की पीठ पर कपड़ा रखती थी तो खुद उसके मुंह से इश्क की आवाज निकल जाती। किसी और की तकलीफ का एहसास करने वाले शायद ऐसे ही नाजुक दिल होते हैं। कुछ कहोगी नहीं? रत्नेश ने जरा झुकते हुए कहा। उस फैसले के बारे में, और फिर पीछे से जवाब आने का इंतजार करने लगा। नहीं
रत्नेश का हाथ ऊपर उठाकर पसली पर कपड़ा रखते हुए भावना बोली, पूछती तो तब जब कोई सवाल होता, आपने तो फैसला सुनाया था। कमरा फिर से चुभती हुई खामोशी में डूब गया। फिर वो बोली, पता है मेरे पापा जब सिविल अस्पताल में भर्ती थे तो उन्होंने मुझे मामा के सुपुर्द किया था। मैं उस वक्त 5 साल की थी, लेकिन पापा ने आखिरी बात जो सिखाई थी वो यही कि कभी किसी पे बोझ मत बनना। गर्म कपड़े को अपनी पीठ पर महसूस करते हुए रत्नेश उसकी बातें गौर से सुन रहा था। होश संभालते ही कढ़ाई बुनाई करके अपना और माँ का खर्चा खुद निकालती रही। सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और अपनी शादी के लिए खुद पैसे जमा किए। मोहल्ले की कमेटियों और छोटी मोटी जगह पैसा लगाकर अपनी शादी के खर्चे के लिए मैंने खुद सारे पैसे जमा किए ताकि सम्मान से जी सकूं। जब मैं अपने मामा पर बोझ नहीं बनी तो बेफिक्र रहिए, मैं आप पे भी बोझ नहीं बनूंगी। रत्नेश ने पहली बार सांस को अटकता हुआ महसूस किया। भावना बोली, जानती हूं मैं आपकी सोसाइटी में फिट नहीं हो पाऊंगी, कभी नहीं। आपके दोस्तों की अंग्रेजी बोलने वाली बीवियों की तरह नहीं बन पाऊंगी, चाहूं तब भी नहीं। और उसकी आवाज अब भारी होने लगी थी। बोझ बनकर तो आपके साथ रह भी नहीं पाऊंगी, इसलिए बस मामा जी ठीक हो जाएं तो मैं। उसका गला भरता जा रहा था। मैं खुद ही लौट जाऊंगी अपने घर। रत्नेश की जिंदगी उस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ी थी जहां से हर रास्ता उसे उदासी और उलझनों की तरफ ले जा रहा था। देर रात उस कमरे में बिस्तर पर खरोंचों वाला जिस्म लिए एक तरफ वो लेटा था, दूसरी तरफ किनारे रखे सोफे पर पैर पेट में घुसाए भावना लेटी थी। जिंदगी इतनी बेरहम हो जाएगी, इसका ख्याल किसे था? हेलो, हाँ विपिन भाई। अगली सुबह कमरे की बालकनी पर रत्नेश मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। अरे यार, मैं दूंगा पैसा पूरा। अरे तुम ऐप तो डेवलप करो। अरे ऐसे कैसे 3 लाख डूब जाएंगे? मजाक है क्या भाई? तुम सुन ही नहीं रहे हो यार। मेरा पैसा डूब गया यार, इंतजाम कर रहा हूं, दे दूंगा। तुम सुनो तो। हेलो हेलो विपिन। रत्नेश ने झुंझलाकर फोन जेब में रख लिया और माथे पर उभर आई नसों को दबाने लगा। पैसे जल्दी चाहिए थे, वरना सब खत्म हो जाना था। इधर घर में भी दुश्वारियां थीं। भावना से नजर मिलाना मुश्किल हो गया था। कभी बरामदे से ड्राइंग रूम के बीच वाले दरवाजे पर दोनों बिल्कुल आमने सामने आ जाते तो कंफ्यूजन में दाएं बाएं होते हुए नजरें मिल जाती। जाओ, फिर वो एक तरफ होकर कहती और हाथ में बर्फ की ट्रे लिए नजरें झुकाकर किचन की तरफ चली जाती। करेला लो, चोट में फायदा करेगा। लो, बहू से करेला पास कर दो। तो प्लेट पकड़ते वक्त दोनों एहतियात से उंगलियां ना छू जाने की कोशिश करते थे। फासले भी कितने अजीब होते हैं। दो लोगों के दरमियान थोड़ी सी दूरी में इस तरह जगह बनाते हैं कि जड़ें दिन पर दिन गहराती जाती हैं। वो अविश्वास की मिट्टी को जकड़ लेते हैं, ऐसे कि उसमें शक, नाराजगी और गलतफहमियों के बीज बहुत आसानी से पनपने लगते हैं। खामोशियां नफरत के पौधे यूं ही तो सींचती हैं। मेट्रो ट्रेन में फर्श पर ना बैठे और ना ही संगीत बजाएं। ब्लू लाइन से जाने वाले यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएं। उस दोपहर रत्नेश के मम्मी पापा भावना और रत्नेश के साथ मामा जी को अस्पताल से देखकर लौट रहे थे। डॉक्टर ने बताया था कि मामा जी 2 हफ्ते बाद डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई थी, सिवाय रत्नेश और भावना के, क्योंकि उनके रिश्ते की उल्टी गिनती उसी वक्त शुरू हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को गौर से देखा था और नहीं जान पा रहे थे कि कहना क्या है। लौटते वक्त मेट्रो तेज रफ्तार चल रही थी। माँ पापा तो किनारे वाली सीनियर सिटीजन वाली सीटों पर बैठ गए थे, लेकिन इस तरफ रत्नेश और भावना पहली बार एक दूसरे से सट कर बैठे थे। एक अजीब सी सिहरन थी उनके जुड़े हुए कंधों में, जो ट्रेन के चलने पर लगने वाले झटके से छू जाते थे। दुनिया अगर उन दोनों के जहन में गूंज रही आवाजें सुन सकती तो बहुत शोर होता। हेलो। तभी रत्नेश ने जेब में वाइब्रेट हो रहा फोन निकालकर कान से लगाया। हाँ फराह, हाँ मैंने कॉल किया था, कहते हुए वो उठा और सामने वाले दरवाजे के पास खड़ा होकर बात करने लगा।
शायद फराह से कुछ पैसों की मदद चाहता था, लेकिन बात बन नहीं पाई। ट्रेन जब अंधेरे अंडरग्राउंड टनल से गुजरती है तो दरवाजे के शीशों पर पीछे बैठे लोगों का अक्स दिखने लगता है। रत्नेश भी देख रहा था कि भावना की नजरें रत्नेश की पीठ पर जमी थीं। वो बीच बीच में अपनी आंखें मलती थी, जैसे कोई खूबसूरत हसरत आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हो। सुनिए, वो नाउमीद सा वापस आकर सीट पर बैठा तो भावना ने कहा। भावना नजर चुराते हुए बोली, गलत मत समझिएगा, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप चाहें तो मैं। रत्नेश ने उसकी तरफ गौर से देखा। मैंने बताया था ना, वो पैसे जोड़ती हूँ मैं। कुछ सेविंग्स हैं और कुछ म्यूचुअल फंड। उनमें कई साल से एसआईपी कर रही हूँ। देना तो तभी चाहती थी जब आपको फ़ोन पे किसी विपिन से बात करते सुना था, लेकिन ये सोच के हिम्मत नहीं कर पाई कि कहीं आप इसे ये रिश्ता बचाने की कीमत न समझ लें। रत्नेश की आंखों में हैरानी तैर रही थी। वो लफ्ज जोड़ने की कोशिश कर रहा था। जानती हूं कि वो मोबाइल वाली ऐप आपका सपना है। रत्नेश को हैरानी इस बात की थी कि भावना के पास म्यूचुअल फंड्स थे। वो समझता था कि ये सिर्फ बड़े शहर के लोगों का शगल है, लेकिन अब समझ पा रहा था कि आजकल छोटे शहरों और कस्बों तक में लोग एसआईपी करते हैं। भावना ने आगे कहा, मदद सिर्फ इसलिए कर रही हूं क्योंकि जानती हूं कि सबसे बड़ा सपना जब सबसे बुरी तरह टूटता है तो कितना दर्द होता है। कहकर उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मेट्रो ट्रेन में होते अनाउंसमेंट, लोगों की बातचीत का शोर, ट्रेन की धड़धड़ाहट, सब खामोश हो गया था रत्नेश के लिए। कितना मुश्किल होता है जब आप अपने ख्वाब के साथ गहराइयों में डूब रहे हो तो बचाने वाले हाथ वो मिले जिन्हें आप थामना ही नहीं चाहते। कितने कठिन होते हैं वो फैसले जब आगे की जिंदगी हमारी एक हाँ या ना पर ठहरी होती है। नहीं, मैं तुमसे नहीं ले सकता पैसा, रत्नेश ने भावना से कहा। लेकिन पूछने के लिए शुक्रिया, कहकर रत्नेश सीट से उठा और पास खड़ी एक औरत को अपनी सीट पर बैठ जाने का इशारा करते हुए वापस मेट्रो के दरवाजों से सट गया। शीशे के अक्स में भावना का चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में भी वही उदास सुर्खी थी, आंखों के सामने डूबते हुए ख्वाब देखने वाली। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी अरेंज्ड मैरिज का तीसरा हिस्सा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आ रही होगी। भावना की मदद से इनकार कर देना क्या रत्नेश को भारी पड़ने वाला है? क्या वो अपने सबसे अहम सपनों को यूं ही डूब जाने देगा? क्या आखिरकार टूट जाएगी ये अरेंज्ड मैरिज? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, अरेंज्ड मैरिज पार्ट 4।